हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से तीन भागों में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से, बाह्य चोटों से रक्षा करता है। हृदय चार प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। दो ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद, और जबकि दो निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन जो होता है लगभग, याद रखिएगा, 250 से 300 ग्राम के बीच होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, तो लगभग 250 से 300 ग्राम। और सामान्यतः मनुष्य का हृदय गति जो होता है प्रति मिनट कितना से कितना के बीच धड़कता है, तो 72 से 75 के बीच जो है इतना बार ये धड़कता है। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम के बीच होता है और मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन के समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है, यानी कार्डियक साइकिल होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय से रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है और वहां से शिराओं के द्वारा वापस आता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं के द्वारा फिर हृदय की ओर जो है आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार यह चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। याद रखिएगा, रक्त क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। पुरुषों के तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर ब्लड कम होता है। रक्त के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला प्लाज्मा। याद रखिएगा, रक्त के दो प्रमुख भाग हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा और शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु तीन प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु तथा तीसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल और शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग बनाते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, इसे लाल रंग जो है प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। और इसमें हीम नामक लाल रंग का जो है पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का जो कार्य है श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। यहां पे आप मानव शरीर में रक्त प्रवाह का आरेखीय निरूपण को देख सकते हैं। ये आपका लंग्स है, फेफड़ा है, ये फुफ्फुसीय शिरा है, ठीक है। इसके बाद फुफ्फुसीय शिरा जो है यहाँ, ये जो है यहाँ से जो मतलब कि रक्त है प्रवाह होकर बाया अलिंद में लेफ्ट ऑरिकल में। इसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये है मिट्रल वॉल्व। इसके बाद यहां से ये होते हुए
बायां निलय में जो है पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे दाहिना अलिंद से फिर जो है दाहिना निलय में पहुंचता है। दाहिना निलय से होते हुए फिर ये फुफ्फुसीय धमनी में मतलब कि पहुंचती है और इसके बाद फेफड़ा में। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती हैं। स्त्रियों में कुछ कम होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC लगभग 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर जो है रक्त होती है। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स यानी कुल WBC का 60 से 65%, सबसे कम जो है बेसोफिल्स होती है। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट्स है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त होती है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती है। इनका जीवन काल लगभग 100 से 120 दिनों का होता है। तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, कणिकामय तथा कणिकाविहीन। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स कणिकामय श्वेत रुधिराणु है, जबकि लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स कणिकाविहीन श्वेत रुधिराणु है। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा जो है अधिक मात्रा में उपस्थित ल्यूकेमिया कहलाती है और इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन के कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है अत्यधिक हो जाती है, जिससे डायबिटीज रोग होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं, पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर पारा और प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर जो है पारा होता है। रक्त दाब को डॉक्टर जो है एस्फिग्नोमीटर यंत्र के द्वारा मापता है। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप जो ओ की खोज है कार्ल याद रखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर के द्वारा रीसस बंदर में RS फैक्टर की खोज की गई। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। इसके बाद अगर बात करें तो मानव जो रुधिर है, इसका जो संबंध है प्लाज्मा और रुधिराणु, इनको 2 भागों में अगर बांट के देखें तो पहला इसका जो पार्ट है प्लाज्मा मानव रुधिर में जो प्लाज्मा होता है 50 से ज्यादा होता है यानी 55% और रुधिराणु जो होता है 45%। प्लाज्मा में जल सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद कार्बनिक पदार्थ, इसके बाद अकार्बनिक पदार्थ। रुधिराणु में प्लेटलेट्स, इसके बाद लाल रुधिराणु और इसके बाद श्वेत रुधिराणु। WBC भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक कणिकामय श्वेत रुधिराणु में, दूसरा कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु में। जो कणिकामय श्वेत रुधिराणु है इसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स शामिल होते हैं। वहीं जो कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स शामिल होते हैं। ये मानव रुधिर के जो है घटक हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए व एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। याद रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसके विपरीत होगा, बी होगा। जबकि रुधिर वर्ग जो बी है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन तो बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसके विपरीत होगा, ए होगा। ठीक है,
ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होता है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अनुपस्थित, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही और ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहते हैं। दोनों को याद रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व जो होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। जैसे रक्तदाता जो समूह है, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ओ, और जो प्राप्तकर्ता रक्त समूह है, जैसे ए है, बी है, ए बी है, ओ है। अगर प्राप्तकर्ता रक्त समूह है और रक्तदाता यानी जो ब्लड दे रहा है, तो देखिए अगर बात करें तो इसमें रक्तदाता जो समूह ए है जो प्राप्त कर सकता है, ए से प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल हाँ। बी से नहीं प्राप्त कर सकता है, ए बी से प्राप्त कर सकता है, ओ से नहीं, ठीक है। वही बी ब्लड ग्रुप के जो है, बी ब्लड ग्रुप वाले किस किस को ब्लड दे सकते हैं, तो देखिए ए ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले को ये नहीं दे सकते हैं। वहीं ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसको ब्लड दे सकते हैं, तो ए ग्रुप वाले को नहीं दे सकते हैं, बी ग्रुप वाले को नहीं दे सकते, लेकिन ए बी ग्रुप वाले को ये दे सकते हैं। वहीं ओ ब्लड ग्रुप वाले को भी ब्लड जो है ए बी वाले नहीं दे सकते। वहीं अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले को ये दे सकते हैं, बी वाले को भी दे सकते हैं, यानी ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, सभी को ये ब्लड दे सकते हैं, किसी में भी इनका ब्लड चढ़ाया जा सकता है। बर्नस्टीन 1924, बर्नस्टीन के अनुसार ए बी ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है, यानी जनक यानी माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है। यहां पे देख सकते हैं जो माता पिता के रुधिर वर्ग है, जैसे माता और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतानों में जो ब्लड ग्रुप होगा ओ ब्लड ग्रुप संभव है, लेकिन ए ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप जो बी या जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये संतानों में संभव नहीं है। वहीं अगर बात करें तो माता पिता का अगर ब्लड ग्रुप ओ और ए है, या ए दोनों ए वर्ग के हैं, तो इनके जो संतान होंगे वो ओ ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, लेकिन बी ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसका हो सकते हैं, इसका हो सकते हैं, इसका नहीं। वहीं अगर माता पिता ओ और बी ब्लड ग्रुप वाले हैं या बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो इनके बच्चे ओ ब्लड ग्रुप के या बी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते। वहीं इनके माता पिता जो है ए और बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो इनके बच्चे ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ए तथा बी ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं। माता और पिता अगर दोनों जो है ओ और ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो इनके बच्चे ए और बी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन ओ और ए बी ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते। अगर इनके माता पिता ए और ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, बी या ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो इनके बच्चे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप के संभव नहीं है। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, तो याद रखिएगा 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन जो है 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की जो धड़कन है 1 मिनट में लगभग जो है 72 से 75 बार जो है धड़कता है। वृद्धों में यह कम, जबकि बच्चों में यह सबसे ज्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर जो है पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल होता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुप्रांत पहुंचती है। हृदय कब आराम करता है बताइए। प्रश्न संख्या 2 है, हृदय कब आराम करता है। तो हृदय 2 धड़कनों के बीच, मान के चलिए एक धड़कन धड़कने का जो सिलसिला समाप्त होता है, दूसरा स्टार्ट है, तो इन दोनों के बीच जो है जो हमारा हृदय है वो आराम करता है। तो 2 धड़कनों के बीच हृदय जो है आराम करता है। हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम या शिथिलन काल
कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त, जबकि जब धमनियों के आधा आधा या यूं कहें कि संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ जो रक्त है, जब धमनियों के रक्त क्या होता है, धमनियों के रक्त के स्थान में प्रवेश पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। हृदय के दो संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्राम कालीन रक्तचाप कहते हैं। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टांगों में दर्द यानी डी ऑप्शन। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदय आघात या हृदय रोग से संबंधित है, जबकि टांगों में दर्द होना हृदय घात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके उपचार के लिए रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर है, निम्न में से कौन हृदय घात के सटीक लक्षण हैं? कौन हृदय यानी हार्ट अटैक के सटीक लक्षण हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखिएगा 4 चेंबर होता है, 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिन या एट्रियम कहते हैं, कभी कभी से ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। 6 नंबर है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। किसमें? हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय में। सही जवाब क्या है? हृदय यानी सी ऑप्शन। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों के द्वारा निष्पादित होता है। 7 नंबर है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव के कलाई में नाड़ी जो स्पंदन करती है, कैसे करती है? तो हृदय के बराबर, याद रखिएगा सी ऑप्शन। चिकित्सा विज्ञान में हृदय के धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कने की दर के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 8, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कुल कितना होता है? तो सही जवाब है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। यह 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1 से 13वां भाग होता है। 9 नंबर, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए अगर बात करें तो देखिए 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर का भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। तो इसका जो सही जवाब है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वैसे इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है। 10 नंबर है, रक्त होता है। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा और लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 11।
निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती है जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक यानी कुल WBCs का 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रण बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना के भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। एरिथ्रोसाइट प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। 12 नंबर है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में, मानव ब्लड में पाया जाता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण ही होता है। हीम की वलय में केंद्रीय भाग लौह का होता है, आयरन का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 12 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। 13 नंबर, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यह कुछ अम्लीय होता है। हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान है 7.1 से 7.4 के बीच होता है, यानी हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है। 14 नंबर है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं आप बताइए। ये रुधिर वर्णिका के संबंध में कथन दिए गए हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा सही नहीं है, पहला, दूसरा, चौथा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा और शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, पहला लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिराणु और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल और शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। ये केवल कशेरुकी प्राणी में ही या प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। 15 नंबर, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो सही कथन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा, यानी डी ऑप्शन। 16 नंबर है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वह ऑक्सीजन का परिवहन। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन या लौह विद्यमान होता है? तो याद रखिएगा, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। 18, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है लोहा, यानी डी ऑप्शन। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। 19 नंबर, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है?
किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? सही जवाब है केंचुआ, डी ऑप्शन। केंचुआ एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केंचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रक युक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार यानी क्लोज टाइप का होता है। 20 नंबर है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिराणु कणिकाओं के कारण होते हैं, आरबीसीज के कारण होता है। 21 नंबर है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग कैसा होता है? लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है कैसा होता है? तो देखिए, जो लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग होता है वो लाल तो होता है, लेकिन किसके कारण होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग होता है लाल, उनमें हीमोग्लोबिन के कारण या हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन और इनकी औसतन जो संख्या है, पुरुषों में 54 लाख, स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मतलब कि एमएम रक्त होती है। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती है। 22 नंबर है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में जो ब्लड है, शरीर में किस रूप में अपनी भूमिकाओं को अदा करता है? तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो ब्लड है, शरीर के अंदर जो ब्लड है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिकाओं के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। 23 नंबर, मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है। मनुष्य का औसतन जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया, इसको याद रखिएगा। मनुष्य का जो औसतन रक्तचाप होता है वो होता है 120/80, यानी डी ऑप्शन। मनुष्य का औसतन रक्तचाप ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती है, पहले को प्रंकुचन दाब, दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रंकुचन दाब 120 जो है mmHg तथा प्रसारण दाब 80 जो है मिलीमीटर जो है Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर एस्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापता है। 24 नंबर, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है कितना? स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, याद रखिएगा, 120/80, ऑप्शन ए। 25 नंबर है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? किसके द्वारा जो है रक्तदाब को मापा जाता है? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा एस्फिग्नोमैनोमीटर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को हम लोग जो है कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट करिए, सहयोग दीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।